दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले जिसे आका की दुनिया के गमों रंज से सल्ले अला मजलिसे पुर नूरे हुसैन नारे भी यहाँ तो नूर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे भी यहाँ तो नूरी हो जा। हासिल दुरूद पढ़ने में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुज़र गए थे गए दिन के घर में न था मगर हुसैन से साबिर को इज़्तिराब न था। गुज़र गए थे कई दिन के घर में आब न था। अगर बहिश्त में होते न कौसरो तस्नीम, मगर बहिश्त में होते न कौसरो तस्नीम, तो रोने वालों की आंखों का फिर जवाब न था। तो रोने वालों की आंखों का फिर जवाब न था।
फ़क़त हुसैन के बच्चों पे बंध था पानी, फ़क़त हुसैन के बच्चों पे बंद था पानी, बहुत करीब थी वो नहर क़हतयाब न था। वो लोग जम थे क़त्ल हुसैन पर के जिन्हें, वो लोग जम थे क़त्ल हुसैन पर के जिन्हें खुदा से खौफ मोहम्मद से कुछ हिजाब न था। ग़ज़ब की जा है के दरबार में सितमगर के खड़ी थी बिनते अली और कुछ हिजाब न था। गुज़र गए थे कई दिन के घर में आब न था, मगर हुसैन से साबिक़ को इज़्तिराब न था। महफिल का आगाज़ करते हुए मैं तिमसाल मसूद को दावत देता हूँ कि आएँ और तशरीफ़ रखें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपका इस महफिल में इस्तक़बाल है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ मैं मुस्तफ़ा अब्दी की जानिब से और सब की जानिब से कि आप यहाँ मौजूद हैं। और दरअसल हम यहाँ पे आए हैं इस किताब की एक वज़ा से रस्म इजरा के लिए। किताब का नाम है शहकारे अनीस, और ये जो किताब है ये इसमें अनीस का एक मरसिया शाये है और बहुत ही आर्टिस्टिक तरीक़े से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके बारे में मैं तिमसाल से गुफ्तगू करूँगा। लेकिन समा बांधने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो मरसिया है उसके पहले 6 बंद आपको तहतुल लफ्ज़ सुनाता हूँ, तो आपको थोड़ा लुत्फ़ आएगा कि अनीस फरमाते हैं। और ये तुलू सुबह आशूर का ज़िक्र है, उसके बाद शुहदाए करबला का ज़िक्र है इन 6 बंदों में, कि जब ख़ता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने, जलवा किया सहर के रुखे बेहिजाब ने, देखा सुए फलक शह गर्दू रकाब ने, मुड़कर सदा रफ़ीक़ों को दी उस जनाब ने, आखिर है रात हमदो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़े सहरी को अदा करो। हाँ गाज़ियों, ये दिन है जिदालो क़िताल का, यहाँ खून बहेगा आज मोहम्मद की आल का, चेहरा खुशी से सुर्ख है ज़हरा के लाल का, गुज़री शबे फ़िराक़ दिन आया विसाल का। हम वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते, रातें तड़प के काटी हैं इस दिन के वास्ते। ये सुबह है वो सुबह, मुबारक हो जिसकी शाम,
यहाँ से हुआ जो कूच तो है खुल्द में मकाम, कौसर पे आबरू से पहुंच जाए तशनकाम, लिखे खुदा नमाज गुजारों में सबके नाम। सब है वहीद असर ये गुल चार सू उठे, दुनिया से जो शहीद उठे सुर्ख रू उठे। अब शोहदा आते हैं कि ये सुन के बिस्तरों से उठे वो खुदा शनास, एक एक ने ज़ेबे जिस्म किया फ़ाखिरा लिबास, शाने मुहासिनों में किए सब ने बेहिरास, बांधे इमामे आए इमामे ज़मा के पास। रंगी क़बाएँ दोश पे कमरे कसे हुए, मुश्को ज़ुबादो इत्र में कपड़े बसे हुए, और सूखे लबों पे हमद इलाही रुखों पे नूर, खौफो हिरासो रंजो कदूरत दिलों से दूर, फयाज हक़ शिनास उलिल अज़्म जी शऊर, खुश फ़िक्रो बज़ला संजो हुनर परवरो गयूर, कानों को हुस्ने सौत से हज़ बरमला मिले, और बातों में वो नमक के दिलों को ग़िज़ा मिले। और ये आखिरी बंद है कि सावंत बुर्दबार फलक मर्तबत दिलेर, आली मनिश सबा में सुलेमा वगा में शेर, गुरदाने दहर उनकी ज़बरदस्तियों से ज़ेर, फाखे से 3 दिन के मगर ज़िंदगी से सेर। दुनिया को हेचो पोच सरापा समझते थे, दरिया दिली में बहर को खतरा समझते थे। और चलता है मरसिया। इस मरसिए में जो है 197 बंद हैं। If I may say a few words in English, it's 197 verses. Each verse, as you know, in a marsiya is 6 lines, and that makes it 1188 lines in a single marsiya. If you have that much to work with, then you can do a lot with it. इसमें जो बंद हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मरसिए में मुबकी बंद होने, मुबकी यानी कि बुका वाले, तो मुबकी बंद बमुश्किल 15-20 हैं। उस बाकी सब फ़ज़ाइल के बाब हैं, और जो हैं अहले बैत अतहार के बारे में ज़िक्र और समा के ज़िक्र। तो बहरहाल एक वर्क ऑफ आर्ट है, शहकार है अनीस का। और अनीस ने सैकड़ों मरसिए ऐसे लिखे, और उनके कंटेम्प्रेरीज जो हैं जैसे मिर्ज़ा दबीर हैं, उन्होंने भी लिखे। तो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द मरसिया, द वर्ड मरसिया कम्स फ्रॉम द वर्ड रिसा। रिसा का मतलब लेमेंट, गम, और ज़ाहिर है गम करबला के बारे में है ये। मगर होते होते मरसिए कुछ 400 साल पहले से लिखे जा चुके हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से तिमसाल इसकी निशानदेही करेंगे कि अनीस के एक जनरेशन पहले जो है ये फॉर्मलाइज हुआ है कि मरसिया ज़्यादातर मुसद्दस में लिखा जाता है। मुसद्दस यानी कि एक बंद में 6 मिसरे, और पहले 4 मिसरे राइम होते हैं और दूसरे 2 मिसरे राइम होते हैं, जिसको बैत कहा जाता है। और उनमें पर्टिकुलर किस्म के बहरे ज़मीनें हैं जिनमें वो लोग अपनी कुदरत को आज़माते हैं। और अनीस और दबीर की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि एक आर्ट फॉर्म होते थे कई उसमें, उर्दू शायरी में गज़ल है, नज़्म है, मसनवी है। मरसिया उतना बड़ा सिन्फ नहीं माना जाता था, मगर इनके बाद हम जानते हैं कि न सिर्फ मरसिया जो है एक बहुत उम्दा सिन्फ है, बल्कि these are among the best works of Urdu poetry. Even if you take religion out of it, these are among the best works of Urdu poetry. और फाइनल मैं एक बात बोलूं कि ये मरसिया एक ज़िंदा फ़न है। हमारे पास आरिफ काज़मी मौजूद है, आज भी मरसिया लिखते हैं, और मरसिए हर वक्त लिखे जाते हैं, असरी मौज़ूआत पे लिखे जाते हैं, लेकिन उनका वो हर वक्त वाक़े करबला से मरबूत रहते हैं। तो इस तमहीद के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान तिमसाल मसूद मौजूद हैं,
प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, पीएचडी है, और उन्होंने जो है बहुत ओरिजिनल काम किया है। अनीस के बहुत नायाब मरसियों को इकट्ठा किया है, उनको पब्लिश करवाया है, और जैसे कि हम गुफ्तगू में ज़ाहिर होगा कि ये बातें उनको विरसे में मिली है और उन्होंने अपने विरसे में बहुत इजाफ़ा किया है। तो तिमसाल, मैं आपसे पहले सवाल करूंगा और आपसे ये पूछूंगा कि बस इस किताब के बारे में बताइए कि ये कब छपी और इसका पस मंज़र क्या है। तो इसकी सबसे जो बुनियाद थी इस किताब की, वो हमारे दादा सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब, उनका भी मेन मैदान ये समाई तो उनका भी मेन मैदान मरसिया ही था। ये हम वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ़ारसी के प्रोफेसर थे। तो उनका कुछ इस तरह से तजुर्बा हुआ, या कुछ लोग आए हुए थे किसी बाहर मुल्क से, उन्होंने कुछ पूछा कुछ बातों में कि आपके सबसे ज़बरदस्त शायर कौन से हैं। तो उन्होंने बताया कि गालिब हैं और ये हैं, और मीर अनीस हमारे तो सबसे पसंदीदा मीर अनीस हैं। तो उनका हाँ ये मेरा शौक़ है। वो जो लोग आए थे बाहर से गैर मुल्की, तो उनका कि ये हमारी हॉबी है कि हम जिस भी मुल्क में जाते हैं और वहाँ के अदब लिटरेचर के जो ख़ास मास्टर पीसेस हैं, उनका हम जो खूबसूरत एडिशन जिसमें लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ, जैसे है ना, हम आप आसानी से किसी भी बुक स्टोर में जाइए, एमिली ब्रॉन्टे का बहुत ही खूबसूरत आपको एडिशन मिल जाएगा, शेक्सपियर के हज़ारों एडिशन, खूबसूरत एडिशन मिल जाएंगे, लाइक डेकोरेटिव पीस की तरह के। तो वो हमारा शौक़ है। तो मीर अनीस का इस तरह का कोई एडिशन आप हमको बता दिए तो हम ले लेंगे। तो वहाँ से ये बात एक तरह से क्लिक हुई कि मीर अनीस का खूबसूरत एडिशन तो बहुत दूर की बात है, मीर अनीस का एक भी एडिशन जिसके लिए हम कहें कि हाँ ये सही सूरत से छपा हुआ कायदे का एक एडिशन है, जिसका कागज़ अच्छा है और कंपोजिंग की गलतियाँ नहीं है, एक अच्छा एडिशन, तो वो तक नहीं है हम लोगों के पास। तो वहाँ से ये जहन में आया कि मीर अनीस हमारे इतने अजीम शायर और हमारे पास उनका एक एडिशन नहीं है अच्छा। फिर वहाँ से लखनऊ में ही निज़ामी प्रेस एक बहुत अच्छा पब्लिशिंग हाउस, उसके मालिक जो थे उस वक्त मिर्ज़ा मोहम्मद जवाद, वो ख़ुद बहुत ही एक मास्टर कैलीग्राफर थे उस वक्त के। तो दोनों में यही बात हुई कि हम लोग एक एडिशन बना लें खूबसूरत, जो मीर अनीस की शायान शान हो, और उसका सब बॉर्डर भी हम लोग रंगीन बनाएंगे और हर सफ़ा खूबसूरत छपा हुआ हो। तो मिर्ज़ा मोहम्मद जवाद जो कातिब, ये तो खुश खत्तात हैं, तो इसमें भी जो कैलीग्राफर्स हैं उसमें बड़ी रैंकिंग है कि जो आम कातिब है वो तो पूरी किताब लिखता है, और जो बाकमाल खत्तात हैं वो किताब नहीं पूरी बैठ के लिखेंगे, वो सिर्फ किताब का जो नाम है, टाइटल, वो लिख देंगे और अंदर हर चैप्टर्स की हेडिंग है जैसे वो लिख देंगे। लेकिन इस किताब की ये ख़ास बात है कि जवाद साहब ने इस पूरी किताब को अपने हाथ से लिखा है। तो इस तरह से फिर ये भी हुआ कि इसका कागज़ भी उम्दा वाला होना चाहिए, इसकी छपाई भी रंगीन होना चाहिए, और ये ज़माना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, उस वक्त बिल्कुल कागज़ मौजूद नहीं था 1943 में। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत से कागज़ किसी तरह से इंतज़ाम किया, और इसकी प्लेट्स जो थी उस वक्त लखनऊ यूपी में इतना इंतज़ाम भी नहीं था प्रिंटिंग का, तो बॉम्बे में इसकी प्लेट्स बनी, रंगीन प्लेट्स थी। आजकल तो सब बहुत आसान है प्रिंटिंग, उस ज़माने में उसकी सब प्लेट्स बनने के लिए बॉम्बे गई, वहाँ से प्लेट्स बनकर आईं।
तो इस तरह से ये कि एक एडिशन जो वाकई हम कह सकें कि हाँ ये मीर अनीस की शायान शान, ये एडिशन हमने बनाया है और तैयार किया है, जिसको कोई भी देखेगा, चाहे वो मुसलमान है या शिया है या किसी भी मज़हब का है, वो देख के बग़ैर पढ़े देख के ये कहे कि ये कोई अहम किताब है और किसी अहम शायर का कलाम है। तो इस तरह से ये बनी। लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त जो मीर अनीस के कुल मरसिए 4 वॉल्यूम में, वो 1943 में, तो आज से करीब 80 साल पहले, वो 4 वॉल्यूम 8 रुपए में मिलते थे। तो जिसमें मीर अनीस के 104 मरसिए थे, 4 वॉल्यूम में 104 मरसिए 8 रुपए में। और ये एडिशन तैयार हुआ था 72 रुपए का और एक मरसिया। तो ये भी लोगों की बहुत परेशान बात थी कि कहाँ 8 रुपए में 104 मरसिए मिल रहे हैं और कहाँ ये 72 रुपए में सिर्फ एक मरसिया। लेकिन जब वो छपी, बहुत लिमिटेड एडिशन था, तो वो सब ख़त्म हो गया और हमारे घर में भी बस एक ही कॉपीज़ की बची थी। तो बचपन से उसको देखते थे, उसके बारे में सुनते थे वालिद साहब से और लोगों से। तो उसी से हुआ कि अब इसको एक बार हम भी कोशिश करें कि उसको रीप्रिंट करने के लिए। तो उस पर भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि उतना 80 साल पुराना एडिशन था एक घर में। उसको स्कैन करके उसका जो पूरा बॉर्डर का था, वो एक आर्टिस्ट को हायर किया, उन्होंने उसको पूरा रिक्रिएट करके बनाया है। लेकिन ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं है, जो ओरिजिनल था बिल्कुल हूबहू वही आ गया है। तो बस ये मकसद था। तो तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आपका जो है इससे कुछ ज़ाती ताल्लुक़ है। तो आप अपने ख़ानदान के बारे में भी कुछ बताइए, और आपके दादा के बारे में और आपके वालिद के बारे में, और उन्होंने किस किस्म का काम किया है मीर अनीस पे, उसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसे हमारे दादा मसूद हसन रिजवी अदीब, तो वो अनीस शनासों में सबसे ख़ास और सबसे अहम लोगों में उनका शुमार होता है। और मीर अनीस के बारे में जब भी कोई किताब है उसमें उनका नाम ज़रूर होगा। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उनका जो वक्त था, पीरियड, वो बहुत दिलचस्प इस तरह से कि जो अवध और लखनऊ, पुराना लखनऊ, उसको देखे हुए बुज़ुर्ग मौजूद थे जिन्होंने वाकई देखा था। वाजिद अली शाह का ज़माना, मीर अनीस का ज़माना, बहुत बुज़ुर्ग लोग थे लेकिन मौजूद थे। या उस वक्त के जितने सफ़े अव्वल के शोरा, उनके शागिर्दों के बेटे या शागिर्दों के शागिर्द। तो एक तरह से वो लिंक उस वक्त मौजूद था हमारे दादा के ज़माने में। और लोगों के घरों में भी मरसिए के मखतूते, मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत थी उस वक्त तक। और वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था ज़माना, क्योंकि मीर अनीस के ज़माने के लोग अब 80-85 बरस हो रहे थे उस वक्त। तो उनको ये भी ख्याल है कि ये है सबसे क्रिटिकल मोमेंट उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने का। तो उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की। तो लखनऊ की गलियों में, घरों में जाके लोगों से मालूम करके कि कहीं कोई मरसिए का कोई कागज़ है, कोई बयाज़ है, वो सब उन्होंने जमा किया। इस तरह से करते करते उनका जो ज़ख़ीरा था, ख़ास तौर से मरसिए के हवाले से, वो मतलब सबसे कीमती ज़ख़ीरा वो माना गया। फिर जो भी मरसिए पर काम करने के लिए जा रहा है, लिटरेरी काम, स्कॉलर, वो उसका वहाँ उस ज़ख़ीरे का देखना बहुत लाजमी था कि उसके बग़ैर काम नहीं कर सकते आप। और उन्होंने भी यही, उनको भी शिकायत थी कि मीर अनीस हमारे इतने अहम शायर हैं और उनका कलाम अच्छी शक्ल में नहीं दस्तयाब है। क्योंकि मीर अनीस की वफ़ात के बाद इनके जितने मरसिए हैं वो सब छपना शुरू हुए। हालांकि मीर अनीस की वफ़ात हुई है 1874 में,
लेकिन प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में सब किताबें छप रही थी 1830 से। 1830 से किताबें छप रही हैं, लेकिन मीर अनीस ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मरसिया नहीं छपवाया, एक भी मरसिया नहीं। नवल किशोर ने उनसे, जाहिर सी बात है, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि भाई आप अपने मरसिए छपवाइए, जाहिर सी बात है छपेंगे तो खूब बिकेंगे, लेकिन उन्होंने उसके लिए वो राज़ी नहीं हुए। तो उनकी वफ़ात के बाद ये सब मरसिए छपना शुरू हुए। नवल किशोर प्रेस से सबसे पहले 1876 से छपना शुरू हुए। तो वो भी बहुत ज़्यादा कागज़ उसका ख़राब था, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ख़राब और बहुत गलतियाँ उसमें। तो जितने भी मरसिए से जिनको दिलचस्पी है उनको ये बात बहुत खटकती थी कि हमारे इतने अहम शायर का कलाम इतनी ज़्यादा गलतियों से। तो वो भी हमारे दादा का एक तरह का प्लान था कि कैसे हम इसको सही सूरत में शाया करें। तो उन्होंने बस एक एडिशन, रूहे अनीस उसका नाम है, उसमें 7 मरसिए वो शाया किया। उसके बाद हमारे वालिद साहब, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ़ारसी के ही प्रोफेसर, उनका भी मीर अनीस एक बहुत ख़ास मैदान, मरसिया और मीर अनीस। फिर उन्होंने मीर अनीस की बायोग्राफ़ी लिखी, उसका सवाने अनीस नाम है, पाकिस्तान से भी शाया हुई, वो इंडिया से भी। तो वो बायोग्राफ़ी एक अकेली बायोग्राफ़ी जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये मीर अनीस की ऑथेंटिक बायोग्राफ़ी है। वरना तो जो इस मकाम पर आर्टिस्ट होते हैं, शायर जो भी आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में बहुत सी एक फैंटेसीज किस्म की दुनिया वाबस्ता हो जाती है कि वो यूँ रहते थे, वो यूँ करते थे, और ये था वो था। तो मैं वालिद साहब ने पूरी तहकीक करके करीब 40 साल तक उन्होंने काम किया इसके ऊपर, सिर्फ इस टॉपिक पर कि मीर अनीस की बायोग्राफ़ी हम एकदम मुस्तनद बायोग्राफ़ी, ऑथेंटिक बायोग्राफ़ी, तो वो बहुत अहम काम है। आपने नाम नहीं लिया, नैयर मसूद साहब। हाँ, उनका नाम, हाँ नैयर मसूद। बहुत पाए के अफसाना निगार भी हैं उसके अलावा। हाँ, और फिर अपने बारे में बताइए, फिर आपने क्या किया? ये सब तो आपके काविशों का नतीजा नहीं, ये सब उन्हीं लोगों का काम है, हमने बस खाली। तो वो जो था हमारे दादा का कि मीर अनीस का कलाम सही सूरत से, गलतियों से पाक, वो छपना चाहिए। तो वो उन्होंने शुरू किया काम, लेकिन वो वक्त नहीं मिल पाया उनको, बहुत उम्र की वजह से, अलालत की वजह से। फिर उनके बाद हमारे वालिद साहब ने भी, जाहिर सी बात है उनका भी ये कि हमारे वालिद ने काम शुरू किया था और उनका एक ख्वाब था, वो नहीं हुआ मुकम्मल। तो हमारे वालिद साहब ने काम शुरू किया, क्योंकि घर में सब ज़ख़ीरा मौजूद था, पुराने मैनुस्क्रिप्ट्स, मरसिए की बयाज़ें सब। तो उन्होंने और वो बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव आदमी थे कि अगर काम होगा तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये मीर अनीस का सब कलाम जमा करना, कि मीर अनीस के जितने मरसी हैं वो सब जमा करें, ये अब पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता काम। तो उन्होंने जो भाई नवल किशोर का एडिशन, उसको ही उन्होंने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया अपने हाथ से, और उस बीच करीब 12 मरसिए उन्होंने पाकिस्तान से छपवाए बज़्म अनीस के उन्वान से। लेकिन जितने बाकी जो मरसिए थे उन सब की किताबत करवाना, उनकी प्रूफ रीडिंग करवाना, उसमें तो बहुत लंबा काम। और फिर उनको भी आखिर उम्र में फालिज की शिकायत हो गई थी और अलालत की वजह से, तो वो भी उनका काम एक तरह से छूट गया। फिर हम थोड़ा उनके साथ बैठते थे उसी फालिज के ज़माने में, तो मरसिया कोई पढ़ रहे हैं तो उसमें ये बातें बहुत हमारी होती थी कि नहीं यहाँ पर यूँ नहीं यूँ है, तो छपा हुआ पढ़ रहे हैं मरसिया, तो नहीं ये यूँ नहीं यूँ है, ये गलत छपा हुआ है। तो हमने देखा कि नवल किशोर एडिशन की 4 वॉल्यूम है, उसमें एक भी पेज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर
गलतियां नहीं है, हर पेज के ऊपर गलतियां। तो मैं बताओ, इस हमारा इतना बड़ा शायर, इतना अजीम शायर, और उसका ये कलाम है और एक पेज नहीं है कि जिसके ऊपर गलतियां नहीं है। तो ये तो थोड़ी सी शर्म की सी बात है। तो खैर फिर वहाँ से हमको भी थोड़े और मिली एक तरह की तहरीक। फिर धीरे 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 हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। करते 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 10 साल लगे हमको। जो नवल किशोर वाले थे, मरसिए 104, उसमें थोड़े से और मरसिए मिला के एडिशन तैयार किया। 3 वॉल्यूम में था वो। तो वो पाकिस्तान से, हाँ ये रखा हुआ है ये। तो ये पाकिस्तान से पहले शाया हुआ, उसके बाद फिर अब ये हिंदुस्तान से भी। तो इन 3 वॉल्यूम में 111 मरसिए हैं और इसके ऊपर किसी तरह की बहस नहीं है कि इसमें से ये सब मरसिया मीर अनीस का शायद नहीं है या इसमें किसी और का कलाम मिला हुआ है। तो ये एक तरह से ऑथेंटिक मीर अनीस का 111। लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि कितने हैं मीर अनीस के, कुल मरसिए कितने हैं। तो वो हम लोगों को कभी नहीं मालूम हो सकता है कि कुल और कितने हैं। ज़रूर होंगे और होंगे, लेकिन कुल कितने हैं बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो 10,000 का, हाँ उन्होंने, हाँ कहीं ने कहा कि 500 हैं या 800। तो वो तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन है बस। मगर ये बताइए आप, मेरे पास है, ये बताइए आप कि आपने कह तो दिया कि मीर अनीस की ज़िंदगी में उनका बयान शाये नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उनको क्या, ज़ाहिर है उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो आपका अंदाज़ा क्या है कि अनीस ने क्यों इजाज़त नहीं दी अपने मरसियों को छपवाने की? हाँ ये बहुत दिलचस्प, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया काम तो उसी दौरान ये सवाल आया। और फिर यहाँ रहने की वजह से यहाँ के जो अकेडमियाँ है, स्कॉलरशिप है, तो उसमें सवाल ज़रूर वो लोग कहते हैं कि आप कोई सवाल बनाइए, कोई भी काम आपका किसी सवाल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हम मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को एडिट कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मिर्ज़ा गालिब की गज़लें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका सवाल क्या है, आप क्यों एडिट कर रहे हैं? तो उसी दौरान ये सवाल आया कि मीर अनीस के मरसिए क्यों नहीं शाया हुए, क्यों नहीं पब्लिश होते थे उनकी ज़िंदगी में। तो जैसा भी बताया 1830 से पब्लिशिंग शुरू हो गई और मीर अनीस की वफ़ात हुई 1874 में, 1874। तो करीब 30-40 साल तक पब्लिशिंग हो रही है लखनऊ में, लेकिन ये कलाम नहीं छपवा रहे हैं अपना। तो इसी के इंट्रोडक्शन में थोड़ा हमने लिखा है उसके ऊपर कि ये क्या बात थी, क्यों नहीं छपवाया मीर अनीस ने, और किसी ने भी नहीं। मिर्ज़ा दबीर भी उनके बिल्कुल कॉन्टेम्परेरी हैं। मिर्ज़ा दबीर का भी कलाम नहीं छप रहा था, किसी का नहीं कलाम छप रहा था, मरसिया वालों का। गज़लें बहुत छप रही थी, गज़लों के दीवान छप रहे थे, मसनवियाँ छप रही थी, रुबाइयाँ, सब दूसरी नॉवेल्स वॉवेल्स सब शुरू हो गए थे, लेकिन मरसिया कहीं नहीं छप रहा था। तो वो कहीं उसका एकदम साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि इसलिए नहीं मरसिया छप रहा था। तो उस पर हमारी जो तहकीक है, रिसर्च है, उसका यही बुनियाद है कि ये मरसिया मजलिस में फ़र्श अज़ा पर सामईन के सुनाने के लिए है, ये पढ़ने के लिए नहीं है मरसिया कि हमने लिखा उसके बाद छापा, अब आप अपने घर पर ले जाइए और पढ़िए, जैसे दूसरी चीज़ें होती हैं, कहानी है, गज़ल है। लेकिन मरसिया वो सुनने की चीज़ है, वो पढ़ने की चीज़ नहीं है। तो उस वजह से मीर अनीस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और दूसरे भी मरसिया निगार के हमारा कलाम छपे। तो एक ये वजह उसकी समझ में आई, और उसमें वो प्रिंटिंग के मुतालिक कई, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा स्कॉलरली किस्म की बातें हो जाएंगी। नहीं, फिर भी ज़रिए माश की बात है कि जो है मीर अनीस जो थे वो पढ़ते थे तो उनको ऑनोरेरियम मिलता था। तो
खैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ, वो थोड़ा सा सुनने में हम लोगों को बुरा लग सकता है कि मीर अनीस मर्सिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लिखते थे, लेकिन आखिर में तो उनकी यही आमदनी का ज़रिया था और उनका बहुत बड़ा घर, ख़ानदान, बहुत से लोग उनके साथ, लोग उनके, और सब लोग मर्सिया लिखते हैं, सब लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, सबको जहाँ भी मर्सिया पढ़ते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ तो आमदनी का ज़रिया बनाना ही है आपको। बिल्कुल। और मीर अनीस, थोड़ा मौजू बदलते हुए मैं बोल रहा हूँ कि मीर अनीस जो थे वो जंग के मंज़र बहुत अच्छे लिखते थे और उसके बारे में वो बहुत उनको फ़ख्र था। तो उसके ताल्लुक़ से पहले तो मैं एक 3 बंद पढ़ता हूँ इस मर्सिये के, और उसके बाद एक ऐसा बंद जिसमें उन्होंने अपने आप की तारीफ़ की है कि अब इमाम हुसैन की जंग चल रही, अल्लाह रे लड़ाई में शौकत जनाब की, संवलाए रंग की थी ज़िया आफ़ताब की, सूखे वो लब के पंखुड़ियाँ थी गुलाब की, तस्वीर जुलजना पे थी बू तुराब की, होता था गुल जो करते थे नारे लड़ाई में, भागो के शेर गूंज रहा है तराई में। और फिर तो ये गुल हुआ कि दुहाई हुसैन की, अल्लाह का गज़ब है लड़ाई हुसैन की, और दरिया हुसैन का है तराई हुसैन की, अरे इंसान दुनिया हुसैन की है खुदाई हुसैन की, बेड़ा बचाया आपने तूफ़ान से नूह का, फौज कह रही है, बेड़ा बचाया आपने तूफ़ान से नूह का, अब रहम वास्ता अली अकबर की रूह का। वो अकबर का नाम, ये अब मुबकी थोड़ा सा होता है कि अब अकबर का नाम सुन के जिगर पर लगी सिना, आंसू भराए रोक ली रहवार की इना, मुड़कर पुकारे लाशे पिसर को शहे ज़मा, तुमने न देखी जंगे पिदर ए पिदर की जाँ, ख़स्मे तुम्हारी रूह के ये लोग देते हैं, लो अब तो जुल्फ़िकार को हम रो के लेते हैं। और जो है फिर होता यह है कि उमर इब्न साद अपनी फ़ौजों को ललकारता है और फिर 2 बड़े बली आते हैं और उनका काफ़ी देर तक अनीस ज़िक्र करते हैं कि उसका खौद कैसा था, उसकी तलवार कैसी थी, और ये लोग इमाम से लड़ने आ रहे हैं। तो जब लड़ने वो पहुँचते हैं तो उस वक्त अनीस मर्सिये को एक बंद के लिए रोक देते हैं, जाए जंगे खिंच जाए शक्ल हर्ब वो तदबीर चाहिए, दुश्मन भी सब मुकर हो वो तकरीर चाहिए, तेज़ी ज़बां में सूरत शमशीर चाहिए, फौलाद का क़लम दम तहरीर चाहिए, और नक्शा खिंचेगा साफ सफ़े कारज़ार का, और पानी दवात मांगती है जुल्फ़कार का। ये जो बातें वो लिखते थे तो उनके बातों में बड़ी बड़ी रवानी थी। और मैंने सुना है तिमसाल के मीर अनीस की ज़बान बहुत मुख्तलिफ थी, जो दूसरे मर्सिया गो थे वो काफ़ी फ्लरिश के साथ, काफ़ी एम्बेलिशमेंट के साथ, काफ़ी फ़ारसी आमेज़ शायरी करते थे, और ये जो है बड़ी लहजा जो है अवधी लहजा और हिंदुस्तानी लहजा बहुत लाते थे, और विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ हिज पोइट्री। तो उसके बारे में कुछ कहिए आप। तो मीर अनीस की ज़बान, ये इतना बड़ा टॉपिक है, और तो एक तो मीर अनीस के वालिद, उनके दादा परदादा, उनके भी वालिद, ये सब शायर हैं और ये सब मर्सिया गो शायर थे, सब ने मर्सिये कहे हैं। लेकिन इनके वालिद, मीर अनीस के वालिद मीर खलीक जी, ये फैज़ाबाद में पैदा हुए, और इनके दादा आए थे मीर अनीस के दिल्ली से। तो वो दिल्ली पूरा एक सेंटर, एक तरह से ज़बान अदब, क्योंकि मुग़लिया सल्तनत का कैपिटल है वो, तो वही कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जगह जहाँ कैपिटल है वो होती है।
तो सब दिल्ली में जमा। लेकिन जब मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल हो गया और इधर अवध ये इस्टेब्लिश एक एम्पायर बन गया, किंगडम बन गया, तो बहुत से दिल्ली से आर्टिस्ट लखनऊ और अवध की तरफ आना शुरू हुए। पहले वो अवध का कैपिटल फैज़ाबाद था, तो ज़्यादातर लोग फैज़ाबाद आ रहे थे। फिर बाद में फैज़ाबाद से शिफ्ट होके अवध का कैपिटल लखनऊ हो गया। तो इसी शिफ्टिंग में मीर अनीस के दादा मीर हसन ये आए दिल्ली से फैज़ाबाद। तो वहीं मीर अनीस के दादा का भी उनकी भी विलादत हुई, मीर अनीस की भी फैज़ाबाद में ही विलादत हुई। तो ये घराना आप यूँ कह सकते हैं कि ये घराना दिल्ली की ज़बान लेकर आ रहा है। और इधर अवध किंगडम में लखनऊ उसका कैपिटल है, और फ्लोरिश होते होते लखनऊ एक और स्कूल, स्ट्रॉन्ग स्कूल बन गया। तो अब 2 स्कूल आपके पास हैं उर्दू के, दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल। दिल्ली का डाउनफॉल हो गया है और लखनऊ फ्लोरिश कर रहा है, लेकिन दोनों में एक ज़बान की राइवलरी शुरू हो गई। क्योंकि दिल्ली वाले ठीक है, हमारी सल्तनत, हमारा एम्पायर ख़त्म हो गया, लेकिन हैं तो हम मुग़ल वाले और उस एम्पायर से हमारा ताल्लुक़ है। उस बिना पर वो वाली एक फ़ख्र और प्राइड उनके पास रही। तो मीर अनीस बहुत ज़्यादा दिलचस्प है इनका। ये फैज़ाबाद में पैदा हुए, फैज़ाबाद में इनके वालिद हैं, फैज़ाबाद में इनकी पूरी परवरिश हुई, और फैज़ाबाद का आसपास का इलाका, वहाँ की ज़बान बहुत ज़्यादा अवधी वाली ज़बान, थोड़ी सी गाँव अवधी वो वाली ज़बान। और इनके वालिद यानी मीर खलीक, उनके मरसिए और उनकी शायरी में आपको बहुत ज़्यादा वो एलिमेंट्स दिखाई देंगे, लोकल ज़बान के एलिमेंट्स उनके वालिद में। और लखनऊ इधर चूँकि वो कैपिटल है, तो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास हो गया लखनऊ। तो वहाँ की ज़बान भी बहुत रिफाइंड और एकदम पॉलिश्ड ज़बान लखनऊ की, कि आप ज़रा सा भी आप कुछ अपनी तरफ से उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। जो उसका स्टैंडर्ड है वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि एकदम आला स्टैंडर्ड पर है। लेकिन मीर अनीस ने, क्योंकि पूरी इनकी परवरिश फैज़ाबाद में हुई और इनका बैकग्राउंड दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली ख़त्म हो गया है, तो वो लखनऊ में अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था उन लखनऊ वालों के बीच में। और बहुत जैसे जो एक्सट्रीम स्टेटस पर पहुंचे हुए आर्टिस्ट हैं जी, कितने ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं अपनी आर्ट के बारे में। हाँ। और मीर अनीस की आर्ट सिर्फ है लफ्ज़, जो वर्ड्स हैं, तो वो लफ्ज़ों के एक जादूगर हैं, आप ये कह लीजिए। सब कुछ वो लफ्ज़ों से ही बनाएंगे बेशक। तो वो सेंसिटिविटी उनके पास अपने उरूज पर है, अपने वर्ड्स के बारे में, अपने लफ्ज़ों के बारे में। और वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमको बताए कि यूं नहीं यूं। और हमारा बैकग्राउंड है, ख़ास लखनऊ का बैकग्राउंड नहीं है। हमारी परवरिश हुई है, हमारी विलादत हुई, परवरिश हुई फैज़ाबाद में, हमारे वालिद फैज़ाबाद में, हमारे दादा दिल्ली से आए, तो हम लोग लखनऊ वाले तो नहीं हैं। और हमको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ कैपिटल है। और वहाँ सब एक से एक शायर, मिर्ज़ा दबीर और ये सब पूरे, वो सब लखनवी ज़बान स्टैंडर्ड पर। तो उसके बीच में अपने आप को इस्टेब्लिश करना और उन लोगों से अपनी ज़बान की दाद दिलवा लेना,
ये बहुत 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 बड़ा चैलेंज था, और उसके ऊपर हम लोग इतनी सी भी बात नहीं कर सकते कि उस चैलेंज को उन्होंने कैसे मतलब किया, उसको सामना कैसे किया, उसमें कैसे वो कामयाब हुए। लेकिन कुछ किस्से मिल जाते हैं उनके बारे में कि लखनऊ में, जैसे वो आपको सुनाया भी था, लखनऊ में वो एक मरसिया पढ़ रहे थे, उसमें एक मिसरा आया कि गुस्से में आके घोड़े ने भी दांत कड़कड़ाए। तो लखनऊ वालों की तरफ से थोड़ा सा ये एतराज़ हुआ कि वो घोड़ा जब गुस्से में करता है तो वो दांत कटकटाता है, वो कड़कड़ाता नहीं कहते, उसको कटकटाता है। तो ये बात बहुत आम सी हम लोगों को लग सकती है, लेकिन मीर अनीस के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे घर की ज़बान है, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरी ज़बान है, मैं वही रखूँगा, मैं नहीं अपनी ज़बान बदलूँगा। तो उस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मीर अनीस अपने आप को लखनवी शायर नहीं मानते थे, और लखनवी ज़बान का पाबंद नहीं मानते थे। लखनवी ज़बान और शायरी के जो उसूल हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनका अपने आप को पाबंद नहीं मानते थे। और उसके बावजूद लखनऊ ऐसी एकदम ज़बान के हवाले से जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव जगह, उन लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ, मरसिए का जो सबसे अहम शायर है ज़बान के लिहाज से भी, वो मीर अनीस हैं। इनसे अच्छी ज़बान कोई नहीं लिख रहा है अभी। तो ये बहुत अहम और ख़ास बात है, लेकिन उसको प्रूव करना, उसको कि कैसे उन्होंने क्या किया, ज़बान में क्या, वो हमारे पे ग्रेड से बहुत ज़्यादा है बात, और वो हो भी नहीं सकता है। वो बस आप सुन के आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि मीर अनीस का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्होंने वाक़े करबला को ये सरज़मीन हिंदुस्तान पे ला के रख दिया कि अब हमें ऐसा लगता है कि ये माहौल जो है उसे हम जानते हैं। उन्होंने मुहावरों का इस्तेमाल किया, उन्होंने यहाँ के तौर तरीक़ों का इस्तेमाल किया, यहाँ के आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल किया, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में कुछ कहिए। नहीं, वो बहुत पहले से शुरू हो गया था मरसिए में। अच्छा। क्योंकि जो अरब में मरसिया और फ़ारसी में वो मरसिया है, तो बस फ़र्श अज़ा पर वाक़े करबला को इस तरह से बयान किया जाए कि आपका दिल पर असर हो और आपकी आँख से आंसू निकले, बस ये मकसद है मरसिए का। लेकिन हिंदुस्तान आके इसमें बहुत से एलिमेंट्स जोड़ना शुरू हो गए, इसलिए जो हमारा मतलब हम लोगों का जो उर्दू मरसिया है, ये बिल्कुल यूनिक एक फॉर्म है। ऐसा इस फॉर्म का मरसिया, इस तरह का मरसिया न फ़ारसी में है, न अरबी में, किसी ज़बान में ये वाला फॉर्म मरसिए का नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो एलिमेंट्स उसमें ऐड हुए, उसमें ये यहाँ का जो पुराना संस्कृत ट्रेडिशन था कि उसमें विरहनी का बहुत ख़ास किरदार था कि एक औरत है, एक बिलवेड है या लवर है, वो अपने आशिक से दूर है। तो वो संस्कृत और इंडियन ख़ास चीज़ थी, और वो जाके जुड़ता है हमारी भक्ति पोइट्री से, डिवोशनल और सूफीज़म से, कि असली हमारा माशूक खुदा है और हम उससे दूर हैं। तो हम हर वक्त एक तरह के सेपरेशन में, एक पेन में है कि हमारा जो हकीकी महबूब है यानी खुदा, उससे हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है, हमारा विसाल नहीं हो पा रहा है, हम उससे दूर हैं। तो उसमें एक बहुत ख़ास चीज़ें थी कि जो हमारे आसपास की दुनिया है वो हमारे ऊपर कैसे असर कर रही है जब हम अपने महबूब से दूर हैं। कि अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और अगर हमारा बिलवेड, हमारा महबूब हमारे साथ नहीं है, तो ये सेम सेटिंग बहुत अलग लगेगी हमें।
हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, आइज़ा बैठे हुए हैं, सब कुछ है, वही चाय है, वही खाना है, वही पेड़ है, वही फूल है। लेकिन अगर हमारा महबूब हमसे जुदा है तो ये सब बिल्कुल अलग महसूस होगा। तो ये संस्कृत पोएटिक का ख़ास था तरीक़ा, वो मरसिए में बहुत खूबसूरती से जम हुआ है। तो जैसे रज़ा साहब ने बताया कि जो लोकल एलिमेंट्स आने लगे कि कैसे यहाँ जब एक औरत, उसका शौहर, उसका इंतकाल होता है तो वो औरत कैसा महसूस करती है, उसका पूरा अपीयरेंस बदल जाता है, वो पूरे सफ़ेद कपड़ों में रहने लगती है, वो ज़ेवर नहीं पहनती, वो घर में बिस्तर पर नहीं सोती, वो ज़मीन पर सोती है। अब तो ये सब ख़त्म हो गया, लेकिन जो विधवा है वो हमेशा ज़मीन पर सोएगी, सबसे आखिर में खाना खाएगी, कभी शादी में किसी की नहीं जाएगी, खुशी की तकरीब में नहीं जाएगी। घर में अगर कोई तकरीब हो रही है खुशी की तो वो छुप जाती थी कि मतलब मैं एक तरह से मनहूस हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अरब उधर दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। विधवा को एक मनहूस और उस तरह से बिल्कुल नहीं दे, तो वो वाला पूरा आया है हमारे मरसिए में। ये वो जो लोकल एलिमेंट्स वाली बात, लोकल एलिमेंट्स और उसके अलावा जो है बढ़ाना जो है वो सब। और जहाँ पे तक तशबीहात और इस्तियारों का जिक्र होता है, जैसे इंग्लिश में भी कॉल इट सिमिलीज एंड मेटाफर्स, वो बड़े मुनफरिद अंदाज में अनीस ने ढाला है। और उनका तक़य्युल कुछ ऐसे जगहों पे जाता था जो अब हमारा तक़य्युल भी वहाँ बहुत जाता है। मसलन ये कि आशूर के दिन करबला में बहुत गर्मी थी और उस गर्मी की वजह से अहले बैत अतहार पे इमाम हुसैन पे बहुत मुश्किल आती थी। तो इस मरसिए में कुछ 18 बंद हैं गर्मी पे और हिद्दत पे, और मैं आपको 4 बंद सुनाता हूँ कि गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे ज़बां, वो लू के अल हज़र, वो हरारत के अल अमा, रंग की ज़मी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया के जैसे आग बरसती थी खाक पर। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताबो तब, काला था रंग धूप में दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। सुनिए साहब, खैमे जो थे हुबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप में पानी फुरात का। अब वो मेटाफर्स में जो है जानवरों की बात करते हैं जो शायद करबला में थे न थे हम क्या जाने। शेर उठते थे न धूप के मारे कचार में, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ार में, आईना महर का था मुकद्दर गुबार में, गर्दों पे तप चढ़ी थी ज़मी के बुखार में, ओ गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर। सुनिए आरिफ, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। अब पिवट करके देखिए मसाइब पे जाते हैं कि उस धूप में खड़े थे अकेले शहे उमम, उस धूप में खड़े थे अकेले शहे उमम, ने दामने रसूल था ने साये अलम, शोले जिगर से आह के उठते थे दम बदम, ऊदे थे लब ज़बान में कांटे कमर में खम, बेआब तीसरा था जो दिन मेहमान पर, होती थी बात बात में लुकनत ज़बान पर। तो एक बार जब आप समा बनाते हैं, उसको जब आप मरबूत करते हैं मसाइब से, तो आपको ज़्यादा मसाइब के बंद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत उनकी बड़ी खासियत थी। हाँ और क्या। और ये बताइए आप, हाँ हम एक और 10 मिनट गुफ्तगू करेंगे, तो आप ये बताइए कि अनीस का अपने जो कॉन्टेम्पररीज थे उनके साथ कैसा था रिलेशनशिप?
हम सुनते आए हैं कि अनीसिए और दबीरिए एक दूसरे से बहुत खफा रहते थे। क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर उन लोगों में उन दोनों में रिस्पेक्ट था या? नहीं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ये तो एक आम सी बात है, फ़ैन फॉलोइंग होती है और एक का फ़ैन दूसरे के फैन कहते हैं नहीं ये ज़्यादा अच्छा, वो कहते हैं नहीं ये ज़्यादा अच्छा है। तो वही मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के साथ भी था। और मिर्ज़ा दबीर ख़ास लखनऊ के, और मिर्ज़ा दबीर बहुत पहले से इस्टेब्लिश थे लखनऊ में, बहुत मशहूर, बहुत इस्टेब्लिश, मरसिया गो और मरसिया ख़ान दोनों लिहाज से। तो मरसिया ख़ानी, मरसिया गो ये दो आपकी फॉर्म्स हो गई, मरसिया लिखना और मरसिया पढ़ना। तो बहुत से लोग हैं जो मरसिया लिखते नहीं हैं, कंपोज़ नहीं करते, लेकिन वो मरसिया ख़ान हैं, मरसिया पढ़ते हैं। तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ये दोनों मरसिया लिखते भी थे, कंपोज़ भी करते थे और उसको परफॉर्म भी करते थे, उसकी मरसिया ख़ानी भी करते थे। तो मिर्ज़ा दबीर एकदम इस्टेब्लिश्ड मरसिया गो, मरसिया ख़ान लखनऊ में, और मीर अनीस फैज़ाबाद में रहते थे, इनके वालिद भी मीर खलीक भी फैज़ाबाद में। तो ये बस लखनऊ आते थे, मरसिया पढ़ के वापस फैज़ाबाद चले जाते थे। तो मीर अनीस करीब 40 साल की उम्र में लखनऊ में आके वहाँ रहना शुरू किया लखनऊ में। उससे पहले वो फैज़ाबाद में ही रहते थे। तो लखनऊ में वो सिर्फ 30 साल रहे हैं मीर अनीस। तो मिर्ज़ा दबीर वहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं, और जाहिर सी बात है मीर अनीस के लिए सबसे ख़ास जगह है वही आमदनी के हवाले से लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में नवाब हैं, लखनऊ में रऊसा हैं, लखनऊ में सब पैसे वाले लोग, तो कैपिटल है तो सबसे ज़्यादा पैसा लखनऊ में है। तो लखनऊ में उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, और मिर्ज़ा दबीर वहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। तो उसके लिए इन दोनों के बीच में तो कभी इसका कोई जिक्र नहीं है कि इन्हीं ने उनके बारे में या मिर्ज़ा दबीर ने मीर अनीस के बारे में कुछ ज़रा सी भी तज़हीक या ह्यूमिलिएटिंग या इंसल्टिंग कोई बात की। इन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वही उनके जो फैंस थे उनमें बहुत ज़बरदस्त मार्के हो जाते थे, लड़ाइयाँ भी हो जाती, तलाक हो जाते थे, तलाक भी, ये सब चलता रहता है। I see a lot of you younger people at the back, so I just want to say a couple of things about the Marsiya and connect it to Mir Anis. देखिए Marsiya, the Marsiya form is a form of lament, as we were saying, and there are two types of poetry. If you look at like Greek poetry, there are two forms of poetry. One is called the elegy, and the other is called the epic. Now the elegy is the one where there is a straight up sadness. These things happened, bad things happened to good people, and this is a sad poem about it. That is the elegy. The beauty of Mir Anis and Mirza Dabir and the Marsiya goes is that they transformed the elegy into the epic. कि वो गम की बात होगी, we will talk about the sadness. But in order to talk about the sadness, we will first talk about the grandeur. We will talk about the greatness of these people, so that the sadness at their passing is also a way to celebrate them. और इसको कहते हुए मैं एक बंद मरसिया इस मरसिया का ही पढ़ता हूँ जो मसाइब में फ़ज़ाइल है। देखिए बैत में, यानी कि लास्ट 2 लाइन्स में फ़ज़ाइल हैं, आप समझ जाएंगे। गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गज़ब, गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गज़ब, निकली रिकाब पाए मुतहर से है गज़ब, पहलू शिगाफ ता हुआ खंजर से है गज़ब, गश से झुके अमामा गिरा सर से है गज़ब, और क़ुरआन रहले जी से सरे फर्श गिर पड़ा। क़ुरआन रहले जी से सरे फर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गई अर्श गिर पड़ा।
So they are able to achieve this transformation, and they are able to, Anis in particular is able to achieve this. और अनीस और दबीर, जैसे कि कहा गया है, अनीस और दबीर में थोड़ी राइवलरी थी, अनीस और दबीर में कोई राइवलरी नहीं थी। वो लोग एक दूसरे को इंटेलेक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनमें दोस्ती थी। हाँ, ये और बात है कि बस उनके जो फैंस थे उसमें बहुत अनीसिए दबीरिए, जिनको काम धंधा तो था नहीं, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और मैं मुहावरतन नहीं कह रहा हूँ, कई शादियाँ टूट गई क्योंकि अनीसिए की बेटी और दबीरिए के। मगर जब अनीस गुजरे, अच्छा हमारी खुशकिस्मती ये है, और तिमसाल इसके बाद मैं आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए दावत दूंगा, हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये दोनों कॉन्टेम्प्ररीज थे। और कैसे कॉन्टेम्प्ररीज? उनकी पैदाइश में 1 साल का फ़र्क, और माशाअल्लाह से काफ़ी तवील उम्र पाई। तो एक दूसरे को एनकरेज करते हुए, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए उन्होंने इम्प्रूव किया। और उनकी वफ़ात भी 1 साल अपार्ट। तो अनीस पहले गुज़रे, तो जो अनीस की ख़ब्र है उस पे जो ख़त-ए तारीख़ जो भी है वो दबीर का लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा 4 चीज़ें कंपेयर की, देखिए, आसमां बे महर कामिल, सिदरा बे रूहुल अमी, द स्काई इज़ विदाउट द फुल मून, द स्काई इज़ विदाउट द सन, and the Sidra, where the top mount of Mount Sinai, the top of heavens is without Jibrail. Asma be Mehre Kamil, Sidra be Ruhul Ami, Ture Sina be Kalimullah. Ture Sina, Mount Sinai without Kalimullah, that's Musa. Without Musa. Asma be Mehre Kamil, Sidra be Ruhul Ami, तूर सीना बे कलीमुल्लाह, मिंबर बे अनीस। मिंबर बे तो अनीस। ये लोग ऐसे थे। तो इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को कंप्लीट करते हुए तिमसाल से कहूँगा कि इस किताब के बारे में कुछ आखिरी अपने तासुरात कहिए, फिर हम लोगों के लिए एक तरह की ये जिम्मेदारी है कि जो हम लोगों के बुज़ुर्ग हैं, जिन लोगों से हम लोगों की पहचान है, जो हमारे आइम्मा हैं, जिन लोगों ने उन आइम्मा के बारे में लिखा, जो हमारे लिए एक पूरे तालीमी और एक दरसी निज़ाम है, हमारे लिए हमारी तरबियत का एक अहम हिस्सा है, तो उन चीज़ों की हमें कैसे कदर करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ये चीज़ें हम लोगों को बग़ैर किसी मेहनत के मिल रही हैं। तो आइम्मा की तालीम हमको बग़ैर किसी मेहनत के मिल रही है। हम बस मजलिस में आए, फ़र्श अज़ा पर बैठे और दर्स शुरू हो गया। ना आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत है, ना फ़ीस देने की ज़रूरत है। जहाँ भी मरसिया पढ़ा जा रहा है वो एक दर्स चल रहा है आपके लिए, अच्छी ज़िंदगी के हवाले से, इल्म के हवाले से, ज़बान के हवाले से, हर लिहाज से। तो इन चीज़ों की बहुत सेल्फिश एक तरह से हमें कदर करना चाहिए कि ये बिल्कुल हमको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं ये चीज़ें, और इनकी हम कदर कैसे करें, इनको हम कैसे ज़िंदा रखें, इनकी क्या अहमियत है उसको हम और कैसे समझें। तो उसके लिए जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा, एक कलाम है, मरसिया है, उसको हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना उस पर ज़्यादा गौर करेंगे, उसकी अहमियत हमारे ऊपर और ज़्यादा मुनकशिफ होगी, और उससे हमारा रब्त, हमारा जो उससे कनेक्शन है, रिलेशन है, वो और स्ट्रॉन्ग होगा और उसका नतीजा बहुत ही अच्छा होगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक बेशक। तो वही बस है आखिरी बात के इन चीज़ों के हमें कदर करना चाहिए और उसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए, बस। और इसके लिए शुक्रिया तिमसाल, आपने बहुत हम पे एहसान किया कि इतनी अच्छी गुफ्तगू की। मैं आप मंजिल को अपने अख्तिताम पे लाते हुए मैं ये कहूँगा कि ये किताबें मौजूद हैं यहाँ सेल के लिए,
और अगर आप चाहें तो तिमसाल से साइन करवा के ले सकते हैं। और आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज, इट्स ब्यूटिफुली प्रोड्यूस्ड, इट्स गॉट वंडरफुल आर्ट वर्क इन द मार्जिन्स, और जो है एक वजह से आप लोगों की लाइब्रेरीज़ को मुकम्मल करने के लिए ये किताब बहुत एक अहम चीज़ है। तो आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा जो लोग चाहते हैं कि आएँ और उनसे साइन करवाएं। आरिफ, एक आखिरी सवाल अगर मैं करूं। हाँ सवाल आपकी कीजिए। बात तो हो चुकी है। जी जी। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है अनीस से रिलेटेड? अनीस से रिलेटेड, हाँ लोग ये कहते हैं, पूछते हैं कि इसमें अब और दूसरे मरसिए अब कब आ रहे हैं, ये तो 111 हो गए, हाँ अब और क्या आएंगे। तो वो वही कि जैसे कि और मरसिए हैं लेकिन उसके बारे में नहीं तय कर सकते कि ये कितना ऑथेंटिक है या इस मरसिए में कितने बंद किसी दूसरे के शामिल हैं या नहीं हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। तो अब इस 111 के आगे तो कुछ नहीं, मरसिए के हवाले से, नज़्मों के हवाले से और कुछ नहीं। बस यही है कि मीर अनीस के बारे में और उनकी जैसे जो बायोग्राफी हमारे वालिद साहब ने लिखी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वो एक जहन में है, उसके ऊपर एक आध जगह अप्लाई किया है उसके लिए कुछ फंडिंग के लिए, तो वो अगर हो जाता है तो एक वो मीर अनीस के हवाले से बस वही एक काम है मीर अनीस के हवाले से। शुक्रिया।